नमस्कार, आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी पर हमारा खास कार्यक्रम कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में हम जाते हैं, देश की विभूतियों से बात करते हैं और विभिन्न राज्यों में भी जाते हैं, वहाँ की भी लोगों से बात करते हैं, समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से बात करते हैं जो नुमाइंदगी करते हैं और जो समाज के लिए जिम्मेदार हैं, वो चाहे राजनेता हों, चाहे विभिन्न वर्गों के लोग हों। तो इस कार्यक्रम के तहत हम जाते हैं और बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रभारी, दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी। श्याम जाजू जी, जिंदा डेमोक्रेसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एक बहुत बड़ी महामारी है कोरोना, जो दुनिया तबाह है, दुनिया परेशान है इस समय, और भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी चीजें आई हैं और भारत में भी महामारी का प्रकोप दिख रहा है। हालांकि काफी चीजें नियंत्रण में यहाँ नजर आ रही हैं। तो जो सरकार है, भारत की सरकार है, लॉकडाउन 2 जब शुरू हुआ है उसके बाद क्या सरकार की स्ट्रेटजी है, किस तरीके से चीजें सरकार कर रही है, कौन कौन से हथियारों से वो लड़ रही है, और भारत की जनता का सरकार में विश्वास है, वो किस तरीके से चीजों को देखे और समझे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक ऐसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं जो शायद दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। तो इस नजरिए से आप जनता को बताइए कि क्या क्या चीजें सरकार कर रही है और क्या आगे उसकी योजना है इस महामारी से लड़ने के लिए। बात तो सही है। ये जो कोरोना की महामारी आई है, ये कोई भारत तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के संकट से हमें सामना करना पड़ेगा। हम तो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए हम माहिर हैं। लोगों को बाहर निकालना चाहिए, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट लेकर काम खड़ा करना चाहिए, इस पर भरोसा रखने वाले हम लोग। इस बीमारी पर हमें लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि तीसरा लॉकडाउन का चरण अगर नहीं देखना है तो अपने दोनों चरण अपने घर में रखो। जो लक्ष्मण रेखा रामायण में चल रही है, वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। ये सब बातें करके आज इस महामारी से, संकट से सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक बेसिक बात पर ध्यान देना पड़ेगा। भारत का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोई बहुत अच्छा नहीं है जी। इसको मैं कोई सरकार को दोष नहीं देता जी। टोटल 100 नंबर से ऊपर अपना नंबर आता है पूरे विश्व में जी। और भारत की लोक संख्या अगर देखी तो भारत की लोक संख्या की घनता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना खंडप्राय देश, उसमें इतनी विविधता, इतने स्टेट्स, अलग अलग क्लाइमेट, ये सब देखते हुए भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कदम उठाए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये केवल मैं करता हूं ऐसा नहीं है, देश में अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स लोगों ने ये जरूर माना है कि मोदी जी ने बहुत प्रॉपर समय पे प्रॉपर कदम उठाया है। इतने बड़े देश में, लोकतंत्र प्रधान देश में इस प्रकार का लॉकडाउन का निर्णय करना, उसको एग्जीक्यूट करना और यशस्विता से एग्जीक्यूट करना सामान्य बात नहीं है, पर वो उन्होंने किया और लोगों ने उन पर भरोसा किया। इसका कारण है मोदी जी की नीयत साफ है। वो जो कहते हैं वो देश के हित के लिए कहते हैं, इस पर लोगों का भरोसा है। इसलिए अपनी सुविधा या असुविधा ऐसा विचार ना करते हुए ये आदमी जब कह रहा है, और पूरे विश्व के पैमाने पे अगर हमने देखा तो भारत का कई प्रमाण में कंपैरेटिवली हम बहुत ठीक जगह पर हम हैं। सरकार ने जो उचित कदम उचित समय पर उठाए हैं, इसका परिणाम ये दिख रहा है कि आज भारत बहुत बड़ी नहीं तो भारत की इतनी बड़ी क्षति होने की इसमें संभावना है। एक तरफ बहुत ताकतवर देश, यानी अमेरिका के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें लाखों लोगों की मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, वो कफन के कपड़े खरीद रहे हैं जी। इटली के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्थिति हमारे हाथ में नहीं रही है, वहां ताबूतों की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ने 80 एकड़ भूमि अलॉट करके कब्रिस्तान का निर्माण चल रहा है। चीन में लाखों लोगों का क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, वो तो देश डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं। 2.5 करोड़ लोगों के फोन उठ नहीं रहे हैं, वो लोगों का आता पता नहीं है जी, फोन बंद आ रहे हैं। और ब्रिटेन के खुद प्रधानमंत्री आईसीयू में एडमिट है। ऐसी स्थिति में भारत आज जिस प्रमाण में है, और ये भी जो प्रमाण बढ़ा है पूरा देश जानता है,
आज वो राजनीति करने का सवाल नहीं है, पर वो तबलीग जमात के कारण जो देश में बढ़ा है फैलाव, उसके कारण ये बढ़ा है। अन्यथा बहुत जल्दी हम इससे बाहर निकलने की स्थिति में थे। तो भी मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को। सरकार ने अपनी सब यंत्रणा का उपयोग करके, सरकार हर राज्य में पार्टी की हमारी है या नहीं है, सबको इन्वॉल्व करके, सब लोगों को भरोसे में लेके जो कदम उठाए है केंद्र सरकार ने, वो अभिनंदनीय है। और उसका ही परिणाम है कि आज इस खतरे से हम बहुत जल्दी बाहर निकलने की हम आशा कर सकते हैं। एक बात आ रही कि टेस्टिंग, जो मास टेस्टिंग कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक है, उस पर हम बहुत ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ पाए। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत आबादी को देखते हुए उतना मजबूत, उतना फूल प्रूफ नहीं है। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, जो आबादी का हमारा जो ग्राफ है उसके मुताबिक वो चीजें नहीं है। मास टेस्टिंग दुनिया के जो भी देश हैं जो थोड़ा बहुत कामयाबी पा चुके हैं, अभी ताइवान की बात लोग कर रहे हैं इस वक्त कि ताइवान ने किस तरीके से फ्लाइट रोक दी, चारों तरफ से चीजों को लॉक कर दिया और लॉकडाउन कर दिया, और सारी चीजों को किस तरह कर्टेल करके उनके यहाँ केसेस 400 के आसपास कुल हैं। जबकि ऐसा लग रहा था कि चीन से सटा देश ताइवान है, वहां बहुत चीन से ज्यादा तबाही होगी। तो आप उन्होंने मास टेस्टिंग का सहारा लिया, तमाम वैज्ञानिकों से बातचीत की, देश को एक सूत्र में बांधा, जैसा कि आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने सबको बांधने की कोशिश की, और चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब एक सूत्र में बंधे नजर आ रहे हैं। वो बात ताइवान ने भी की, और आज ताइवान कोरोना की जंग में जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या भारत में मास टेस्टिंग की जरूरत आप महसूस करते हैं? क्योंकि अभी जो है वो प्रति 10 लाख में करीब 200 व्यक्तियों की टेस्टिंग हो रही है, जो अभी ताजा आंकड़ा है। पहले ये काफी नीचे था, लेकिन अभी हाल में बढ़ाया गया है और दिन में काफी अब टेस्टिंग होने लगी। जी, एक तो मैंने पहले से कहा, वैसे ये अनफोरकास्टेड इस प्रकार का आया हुआ है पूरे विश्व पर। जी, अमेरिका में भी इसका वैक्सीन तैयार नहीं था, इसलिए ये संकट आज बड़ा लग रहा है। जी, अब सवाल ये है कि ऐसा जब अनफोरकास्टेड संकट आता है तो उसके लिए तैयारी तो पहले से रहती नहीं है। जी, भारत में जब युवान में ये शुरू हुआ चाइना में, तब से भारत ने 8 जनवरी से भारत सरकार ने इसमें तैयारी शुरू की थी। आज भी, आज जो मैंने पेपर पढ़ा है कि चाइना से 5 लाख रैपिड एक्शन टेस्ट, जी, जिसका तुरंत आधे घंटे में रिपोर्ट मिल सकता है, इस प्रकार की टेस्टिंग किट आज देश में आ रहे हैं और भी ऑर्डर दिए हुए। इसके पहले तो वो भी नहीं थे। जी, ब्लड से वो होना, आदमी की वो थूंकी से उसका टेस्ट करना, और उसका 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगा, ये सब प्रक्रिया इतने दिन चल रही थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरा ये कंट्रोल में ले लिया है, इसके टेस्टिंग किट के ऑर्डर दिए और भारत में भी वो तैयार होना शुरू हो गया है। 8 संस्थाएं ऐसी है भारत में, 8 उद्योग समूहों ने ये टेस्टिंग किट भी शुरू करने का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने बेड्स की व्यवस्था करनी हो, प्योर इसी काम के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल देने हो, आईसीयू युक्त बेड, वेंटिलेटर युक्त बेड देने की उपलब्धता हो, वेंटिलेटर भी देश में शुरू हो गए तैयार होना। विशाखापट्टनम और राजकोट ये एक मेडिकल हब होने जा रहे हैं, वहां देश में सस्ते वेंटिलेटर भी तैयार होके वो भी अभी लोगों को आने वाले, उसका भी ऑर्डर सरकार ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी स्तर पर जो जो आवश्यक बातें करनी चाहिए वो सरकार कर रही है, प्रबोधन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। खुद प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं लोगों को, जैसे हेलमेट कंपलसरी है वैसे आने वाले दिनों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मास्क कंपलसरी होना है। अब देश में 130 करोड़ लोग हैं, एट ए टाइम 260 करोड़ मास्क कहां से आएंगे, जी, जिसकी तैयारी नहीं है। तो भारत तो अपनी, हम अपना, हमारा इसमें माहिर है कि हम उसमें से रास्ता निकालते हैं। खुद मोदी जी ने इस बार बोलते समय एक असम का गमछा लगा के उसका कैसे मास्क के लिए उपयोग हो सकता है, पूरे देश को एक मिसाइल कायम की है। और अब हमने मूवमेंट बनाई है, घर घर में महिलाएं पुराने कपड़ों से मास्क बनाएगी, और वो मास्क 2 दिन यूज करने के बाद धोकर वापस उसका उपयोग हो सकता है। अन्यथा ये N95 और दूसरे मास्क यूज होने के बाद वापस वो कहाँ फेंकेंगे, उसका डिमोलिशन कैसे करेंगे, उससे भी संक्रमण फैलने की संभावना है। ये सब संकट ध्यान में लेते हुए वो मूवमेंट हमने शुरू किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो सरकार का काम कर रही है, उसके साथ साथ हमारी पार्टी कर रही है। फीड द नीडी का प्रोग्राम इतने बड़े पैमाने पे हमने लिया है, लंगर, गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, ऐसी एनजीओ आगे आ रही है और लोग भी डोनेशन देने के लिए आगे आ रहे हैं।
तो वनवासी आज मैं कल्याण ये परिषद भी अच्छा काम कर रहा है, वनवासी कल्याण परिषद कल्याण आश्रम भी अच्छा काम कर रहा है काम कर रहा है। जी। तो ये एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। इतनी बड़ी असुविधा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ऐसे शहरों में, कलकत्ता, इतने बड़े पैमाने पे बाहर के लेबर है जो रोज का ताजा खाना कमाते हैं और ताजा खाते हैं, उनके लिए तो कमाई बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा बंद हो गई, साइकिल रिक्शा बंद हो गई, किसानों के लिए खेती पर काम करने वाला मजदूर काम पर नहीं जा सकता है। ये सब लोग ठप होने के बाद होटल्स में काम करने वाले वेटर्स सब खाली है, तो इनका कौन करेगा चिंता। तो सरकार ने जो अपील की, तो मैं आपको कह सकता हूं, हमने भी अपने व्यक्तिगत स्तर पे, हमारी पार्टी के स्तर पे इतना अच्छा नेटवर्क पूरे देश में बनाया है कि हम आज कह सकते हैं एक भी आदमी आज देश में भूखा नहीं सो रहा है। सरकार भी चिंता कर रही है और जनता भी उसमें अपना योगदान दे रही है, और इसलिए इस संकट से हम बहुत ही जल्दी बाहर निकलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। भविष्य जैसे पोस्ट कोरोना की स्थिति, अभी मजदूरों की बात बड़ी अच्छी बात कही कि भूखे पेट नहीं सोएंगे, ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। मजदूरों को रोजगार की चिंता सता रही है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको तमाम तरीके के नोटिस आई है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि नहीं, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो जो हमारे यहाँ जो लेबरर हैं, जो काम करने वाले हैं, यूपी, बिहार और तमाम राज्यों के लेबर हैं, जो गुजरात में फंसे हैं, जो महाराष्ट्र में फंसे हैं, जो तमाम जगह फंसे हैं, तो क्या उनको कहीं उस तरीके की राहत पहुंच पा रही है क्या राज्य सरकारों के जरिए? और क्या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था सरकार करने जा रही है? क्योंकि उनकी हालत बड़ी खराब, तमाम वीडियो भी आए हैं। केंद्र सरकार ने जो अलग अलग मीटिंगें लेके, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, किसानी का विषय हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो पैकेज दिए हैं, उसका परिणाम यह है किसानों के खातों में सम्मान राशि उनके खातों में पहुंच गई है। सब जो काम करने वाले मिल्स, इंडस्ट्रीज जो बंद है, वो लेबर्स को कोई भी हटाएगा नहीं, और इस महीने का उनको पेमेंट होगा, ये सरकार ने उसका प्रावधान किया है। काम कर्मचारियों को पीएफ में से फंड निकालने की व्यवस्था की है। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से महिलाओं को गैस योजना के लिए पैसा अकाउंट में जमा हो रहा है। बैंक कर्मचारी, प्रशासन, पुलिस, ये सब जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग फैसिलिटी सरकार ने दी है। सरकार जो जो कर सकती है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए मुफ्त में राशन देने का काम सरकार कर रही है। सरकार उनको रेगुलर मिलने वाला राशन तो दे ही रही है, कई लोगों के राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी राशन देने के काम सरकार ने पूरे राज्य सरकारों के माध्यम से वो स्कीम सरकार ने दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सभी प्रकार के फ्रंट्स पर लड़ने की सरकार की पूरी तैयारी चल रही है, और उसी का कारण आज इतना बड़ा समाज शांत है, शांति से इस संकट को सब सामना कर रहे, एकजुटता से आगे आ रहे हैं। और इस सब पीरियड में जो लोग अपनी जान हथेली पे रखकर काम कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करने के लिए मोदी जी भूलते नहीं है। तो मोदी जी के कहने पर एक बार पूरा देश बाहर अपने बालकनी में आके ताली और थाली बजाकर उन्होंने धन्यवाद किया। दूसरी बार दीप जलाए, यानी दूसरे पूरा संसार डगमगा रहा है और हिंदुस्तान जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री एक अभिभावक के रूप में पूरे देश को मार्गदर्शन कर रहे हैं और देश उसके सामने आगे जा रहा है। जी, दिल्ली की बात कर लेते हैं। आप दिल्ली के प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रभारी भी हैं आप। दिल्ली को लेकर जो खबरें आई और जो बड़ी नाराजगी, कई इस तरह के वीडियो भी आए कि मजदूर कह रहे हैं कि उनको 1 जून का खाना भी नहीं मिल रहा है, और वहां की केजरीवाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो 9 लाख लोगों को रोज भोजन करा रहे हैं। जो माइग्रेशन की समस्या आई, जब लॉकडाउन की घोषणा के बाद 1-2 दिन बाद जो लाखों मजदूर वहां से निकला दिल्ली से और यूपी बिहार की तरफ चल पड़ा, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ी, उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार उन मजदूरों को विश्वास दिलाने में नाकाम रही कि वो कम से कम उनको भोजन की गारंटी, उनको कम से कम उनके रोजगार की गारंटी, कम से कम ये सारी जो बेसिक चीजें हैं उनको दे पाती। आपका क्या नजरिया है इस पर, श्याम जाजू जी? प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया था, जो जहां है वहीं रहे, सबकी चिंता हम करेंगे, सबकी असुविधा ना हो इसकी चिंता हम करेंगे, और मुख्य रूप से गरीब आदमी को केंद्र बिंदु रखकर हम काम कर रहे हैं। और इस समाज को भी यह आदत है, समाज में दानदाता बहुत है, वो मदद करने के लिए स्वयं प्रेरणा से आगे भी आते हैं। जब ऐसा युद्धजन्य स्थिति आती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों को मालूम है देश बचा तो हम बचने वाले हैं, तो लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से लिया, अप्रिशिएट किया, एग्जीक्यूट किया। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है,
बहुत मुझे कहने में भी संकोच और दुख हो रहा है, ये टाइम राजनीति करने का नहीं है, पर दिल्ली सरकार ने अचानक मैसेज देकर अपने यहाँ की लायबिलिटी मानकर ये लोगों को जाने के लिए प्रवृत्त कर दिया। और ये जो दिल्ली के लोग, उसमें कई भावित भी लोग थे, जो पीड़ित थे, जो पॉजिटिव थे, वो भी गए और अपने गांव में ये बीमारी लेके गए। कई जगह पे तो गांव वालों ने उनको रोक दिया कि हम गांव में लेने को तैयार नहीं। ऐसा बड़ा, यानी एक सरकार निर्णय कर रही है केंद्र की, उनके नेतृत्व में पूरा देश आगे जा रहा है, और हम अपना व्यक्तिगत निर्णय करके अपने राज्य का भी हित नहीं, ये अहित का बात है। लोगों में आप विश्वास देने में कम पड़ रहे हैं कि आप यहाँ रहो, हम आपकी चिंता करेंगे। ये ना करते हुए लोगों को वापस आप ले जाने में, वापस डिस्पर्स करने में आप ये भी खबरें आई कि उन दिल्ली सरकार के अफसरों ने बाकायदे माइक से उद्घोषणा की कि वहां आनंद विहार में बसें खड़ी हुई, आप जाइए। इससे पूरी स्थिति बेकाबू हो गई और लोग सड़कों पर आ गए। और दिल्ली की सरकार, तो क्या आप मानते हैं कि दिल्ली की सरकार इसके लिए दोषी है? कहीं ना कहीं अगर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि भाई उनकी वजह से चीजें ये हुई, तो दिल्ली की सरकार को क्या जिम्मेदार नहीं ठहराया चाहिए कोरोना बढ़ने के लिए और ये इस माइग्रेशन के लिए? निश्चित रूप से अचानक इतने बड़े पैमाने पे लोग वहां इकट्ठा हो नहीं सकते। लोग वहां जाने की तैयारी में आए, अपना सामान लेके आए, और ये सब बातें हैं, ये लोगों के मन में एक डर तैयार हो गया। किराएदार लोग जाने लग गए। भाई सरकार एक तरफ उनकी चिंता कर रही है और दिल्ली सरकार उनको जाने के लिए प्रवृत्त कर रही है। उनको डीटीसी की बसों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। किसने पहुंचाया, कौन सी बसें गई, कैसे बस ट्रांसपोर्ट वालों की रात को मीटिंग होकर ये काम सब किया, ये सब हमने देखा है। आज तो हमारी प्रायोरिटी ये है, इस सब बातों का आकलन आने वाले दिनों में होने वाला है। आज हमने ये तय किया है, तबलीग जमात के कारण हो या दिल्ली सरकार के इस रवैये के कारण हो, किसी भी कारण ये संकट गहरा नहीं होना चाहिए। इस संकट से बाहर निकलना ये सरकार की और अपने पूरे देश की जनता की प्रायोरिटी है। उसमें सरकार जो जो भूमिका करना चाह रही है वो कर रही है। जहां भी सरकार को मदद की आवश्यकता है, ये सब संस्थाएं काम कर रही है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। दिल्ली सरकार का इसका आकलन भी आने वाले दिनों में लोग करेंगे। दिल्ली सरकार के इस रवैये से पूरी दिल्ली की नहीं, देश की जनता भी नाराज है। उन्होंने इस प्रकार का रवैया अपनाया। आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहां जमीनी स्तर पर आपने राजनीति की है, सेवा की है, समाज सेवा की है, और राजनीति में भी काफी आप वहां सक्रिय रहे। महाराष्ट्र से आते हैं, आप केंद्रीय राजनीति में हैं। महाराष्ट्र जो देश का सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है और वहां हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। क्या मूल वजहें हैं वहां की, और क्या वहां की सरकार एक तरीके से फेल हो गई, वो काम नहीं कर पा रही महाराष्ट्र की सरकार? सीधा सवाल। मुंबई से पूरा देश वाकिफ है। मुंबई देश की इकोनॉमिकल कैपिटल है। मुंबई के लोकल्स में जाने वाले, बसों में जाने वाले, वहां की घनता और वहां की पॉपुलेशन, कैसे लोग रह रहे, एक एक घर में 10-10 कैसे रह रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का तो मामला ही हो ही नहीं सकता और प्रवास में भी नहीं हो सकता। ऐसे शहर में वहां भी इसी प्रकार का काम किसी ने तो भी रूमर फैला दी और अपने अपने गांव में जाने के लिए लोगों को प्रवृत्त किया। बाद में लोगों को डिस्पर्स करना पड़ा और बहुत बड़े पैमाने पे वहां भी और एनजीओज और सेवाभावी संस्थाएं सेवा बस्तियों में काम कर रही है। जो धारावी जैसे बड़े झुग्गी में भी ये प्रादुर्भाव शुरू हो गया है। हम कल्पना नहीं कर सकते, एक बार मुंबई में अगर ये हो जाता है तो पूरे देश के इकोनॉमी पे क्या असर होगा और कितनी बड़ी कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों में केंद्र सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट है और स्ट्रिक्टता से दक्षता लेते हुए, बारीकी से निगरानी रखते हुए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, इसलिए सरकारों को कन्विंस भी कर रही है और अपना रोल भी अदा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, और इसमें केवल हमारे देश नहीं, विश्व में नरेंद्र मोदी जी की एक प्रतिमा एक अच्छी तरह से एक ट्रबल शूटर के रूप में आई है। बड़े बड़े देशों को हमने मदद भी की है। हमारा उसमें अप्रोच क्या होता है इस संकट के समय, ये भी लोगों ने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी संकट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की जो क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है, इसलिए मुंबई हो या दिल्ली हो, इन सब बातों पे वो रास्ता निकालेंगे और लोग उनको सहयोग देंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं केंद्र सरकार उनका सहयोग नहीं कर रही, उन्हें पीपीई किट नहीं मिल रही, टेस्टिंग किट का अभाव है और वहां के हालात बेकाबू हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम किसी पर ठिकरा फोड़ने का नहीं है। केंद्र सरकार ने हर राज्य में कितने किट दिए हैं, कितने मास्क भेजे हैं, कितने अकाउंट में कितने पैसा गया है, जो अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है, ये सब बातें केंद्र सरकार ने बड़े ट्रांसपेरेंटली अपने इस पे दिया है।
आरोग्य सेतु ऐप पे पूरे देश में सब जनता के हित में है। और इसमें रिकॉर्ड ब्रेक ये हुआ है, एक 5 दिन के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया जी, अपने देश में। जी, इतने बड़े पैमाने पे आज तक कोई डाउनलोड नहीं हुआ था। तो जी। उसमें हर आदमी को उसमें ये संरक्षण दिया है कि आपके इर्द गिर्द कोई अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसका अलार्म आपके इस पे आ जाता है और आप उससे बाहर निकलने की स्थिति में रहते हो, वहां से दूर आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। इतना अच्छा ऐप डेवलप किया है पूरे विश्व के लिए। जो साइंटिस्ट की टीम बनी है उसमें भारत के भी 3 डॉक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, जो वैक्सीन पर काम हो रहा है। और सब विषयों पे प्रयोग करने के लिए सरकार तैयार है। जो जो प्रैक्टिकल बातें सरकार तक जा रही है, सरकार उसका निर्णय लेती है, एग्जीक्यूशन करती है। जैसे जीएसटी माफ करने वाली बात है, आगे बढ़ो, जो मार्च में देना था वो जून में लेंगे। बैंकों को किया कि अभी रिकवरी में ज्यादा जोर मत लगाओ। ये सब बातें, टैक्स असेसमेंट का भी 30 जून का वो जुलाई कर दिया है, 30 जून तक लेके गई है। तो सरकार ने अपनी ओर से जो जो सुविधा देना संभव है वो सब बातें सरकार ने की है। बहुत जल्दी जल्दी 2 सवाल और कर लेते हैं। एक तो उत्तराखंड की स्थिति, लगातार आप वहाँ की सरकार से संपर्क में होंगे, वहाँ की क्या स्थिति है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वहाँ उत्तराखंड की? और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है इस समय चर्चा का विषय है और भारतीय जनमानस के मानस पटल पर भी इस बात को लेकर एक उद्वेलन चल रहा है, एक अजीब तरह की उलझन चल रही कि क्या तबलीगी जमात के लोगों ने बेहद गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य किया है और क्या उनकी वजह से इस देश में जो कोरोना का जो ग्राफ है वो डबल हो गया है क्या? ये 2 बड़े सवाल हैं। तबलीग जमात का विषय तो पूरे देश में चर्चा में है। समझदार मुस्लिम लोग भी उस पर बोलने लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई धर्म का विषय नहीं है, तो भी एकाध धर्म ने इतना इररिस्पॉन्सिबल व्यवहार करना, जब संकट ऐसा है, जब दूरी में मेंटेन करनी है, सब मंदिर तीर्थ स्थान बंद किए गए हैं, मस्जिदों में नमाज के लिए आपको निर्णय करने में इतना देर लगता है। इस जी, प्रकार के आप सम्मेलन करते हो और वो सम्मेलन प्रशासन को ध्यान में ना लाते हुए, और उसके बाद भी वो संकट होने के बाद पूरे देश में आपके लोग फैलते हैं और आपको आह्वान किया है, आपके हित में है कि आप भी बचो और लोगों को बचाओ, उसमें भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उन्होंने जिस प्रकार का घिनौना व्यवहार मुंबई में किया है, इंदौर में किया है, दिल्ली में भी पत्थरबाजी की है, नर्सों से यूपी जो में भी व्यवहार किया है, कई जगह हुआ है, यूपी में भी कई जगह हुआ है, मुरादाबाद में हुआ है इसमें और बहुत जगह जगह गलत पथराव व्यवहार। कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हमले कर रहे हैं लोग। जी, तो ये सब बातों का लोगों के मन में घृणा है। पर जी, आज तो सवाल है कि इसमें से पहले संकट से बाहर निकलना है। इस प्रकार का व्यवहार आज तक हमने कभी नहीं देखा था। जो मदद के लिए मिलिट्री आई है, मदद के लिए पुलिस आए हैं, उन पर भी पत्थर फेंक रहे हैं। जहां जहां भी ऐसी व्यवस्था हुई वो उद्ध्वस्त करने का काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तबलीग जमात का पैसा कहां से आया था, उनका मकसद क्या था, किसको पूछकर उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया, ये सब बातें देश में चर्चा में है। आने वाले दिनों में उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी धर्म के कोई भी संप्रदाय को इस प्रकार का काम करने की कोई अनुमति दे नहीं सकता। देश डेमोक्रेटिक देश है, पर उसमें आप अपना कानून अपने हाथ में लेकर कुछ काम करोगे और उसकी इतनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी तो देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मानते हैं कि दिल्ली की सरकार से कहीं चूक हुई तबलीगी जमात वाले मामले में? अगर वो समय पर चेत जाते या कुछ इस तरह की चीजें करते तो मुझे लगता है कि चीजें काबू में होती और इनको क्वारंटाइन किया सकता था, वहीं रोका जा सकता था। दिल्ली सरकार का जिस प्रकार का रवैया इस सब बातों में रहा है, जी, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए देखना और वैसे सोचना, ये ऐसे संकट के समय नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है सब लोगों को थोड़ा बड़ा मन करके इस सब विषयों में एकत्रित आकर एक कलेक्टिव स्पिरिट से लड़ने वाली लड़ाई है। तो इसमें यानी दिल्ली की सरकार ने ये जो बयान दिए, हमने तो कभी दिए नहीं, हमने कभी मुसलमानों को दोष नहीं दिया। अब जो फैक्ट हुई है, रियलिटी जो है, उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी, ये किसने सम्मेलन किया? हमारे भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान लोग, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ भी लेट शुरू हुआ है, या वहां कोई यात्री जा नहीं सकते हैं। ये लोगों के लिए भी श्रद्धा और आस्था के विषय है, पर हमने कंट्रोल किया। हम वी हैव टू वर्क इन गिवन सिचुएशन। प्राप्त परिस्थिति में हमें कैसा काम करना चाहिए वैसे हमें काम करना चाहिए। उसमें तबलीग जमात ने बहुत बड़ा नुकसान किया है इस देश का, और उसमें स्पष्टता से बोलकर इन सब लोगों को एक्सपोज करना, ये भी सब राजनीतिक पार्टियों का काम बनता है। मौलाना साहब की गिरफ्तारी कब तक होगी? कुछ अभी खबरें हैं कुछ? मौलाना साद ने तो खुद होके बाहर आना चाहिए था। वो वांटेड है पुलिस को,
किस प्रकार से उन्होंने कहां से पैसा इकट्ठा किया, उसके ईडी की जांच भी उन पर हो रही है और बाकी भी सब कार्रवाई होगी, उनको भी कोई छोड़ेगा नहीं। पर अभी भी हम कोई भी इशू में ज्यादा ताकत लगाकर आज देश का माहौल हम भी खराब नहीं करना चाहते। सबको हम इसमें एकजुटता से चाहते हैं, और मुस्लिम समाज के भी पढ़े लिखे समझदार लोग ये चाहते हैं कि ये सब लोगों को आगे आकर अपना खुद बयान देना चाहिए और अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए। इस मसले पर केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी थी, दिल्ली पुलिस करती, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं है और सब सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं है। सवाल ये जो सम्मेलन किया गया है उसके लिए तो पुलिस की परमिशन ही ली नहीं गई थी। वो जब दिल्ली में होता है तो केवल ऐसा कि ये पुलिस का है, ये केंद्र शासन का, ऐसा करके थोड़ी चलेगा। और ये मालूम होने के बाद भी आपने क्या कर लिया, जिन जिन एरिया में ये डॉक्टर्स पर, नर्सों पर अन्याय हो रहा है, वहां आपने क्या कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है केवल दो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से नियत साफ रख के इस विषय को हैंडल करना चाहिए। उत्तराखंड की क्या स्थिति है श्याम जाजू जी? उत्तराखंड काफी कंट्रोल में है, लाइक 4 जिले छोड़कर बाकी सब हमारे 10 जिले इससे वंचित है कि 4 जिलों में हरिद्वार है, उधमनगर है, देहरादून है और इसे रुद्रपुर है, एक 4 डिस्ट्रिक्ट में इसका फैलाव हुआ है। उसमें भी तबलीग जमात का प्रभाव वहां पर भी आया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार और बाकी लोग इनके कोऑर्डिनेशन से वहां जिस प्रकार का काम चल रहा है तो वहां स्थिति कंट्रोल में रहेगी और कोई संकट नहीं आएगा। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तैयारियों में थोड़ी सी देरी की गई। कल आपने सुना होगा राहुल गांधी को, और एक्सपोर्ट का जो बैन है वो बहुत देर में लगाया गया, फ्लाइट्स बहुत देर में बैन की गई और प्रारंभिक स्तर पर तैयारियां थी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है, हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन चीजें उन्होंने कह दी जो उन्हें कहनी थी। तो और शुरू में जब मोदी जी ने निर्णय लिया तो ये इसको बड़ा सेंसिटाइज कर रहे हैं, ये इवेंट बना रहे हैं, इतनी आवश्यकता नहीं है, ये ऐसी बातें करने वाले कांग्रेस पार्टी आज कह रही कि आपने व्हाइट स्लेट से शुरू करी। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कई सेवा कार्य में आज देश पे जमीन पे दिख नहीं रहा है। केवल पार्लियामेंट में खिलाफ भाषण करना और विपक्ष का रोल करना, ये विपक्ष का काम नहीं होता है। इसके पहले हमने भी प्रूव किया है, कारगिल की लड़ाई हो या इसके पहले की युद्ध हो, सरकार के साथ हम संकट के समय खड़े रहे हैं और वो रहना हर देशभक्त आदमी का काम है। अभी केवल दोषारोप करने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी को भी इससे सीख लेनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है, भूखों मर रहे हैं मजदूर, अब बहुत गंभीर स्थिति है, सरकार को तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जो लॉकडाउन का हमें फायदा मिल रहा है कि अगर 20 तारीख तक हम मास टेस्टिंग नहीं करते हैं, कल राहुल गांधी ने भी कहा, तो फिर हमें इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। और एक सवाल और उन्होंने कहा है, एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या कोरोना के बाद जैसे आर्थिक स्थितियां चेंज होने जा रही हैं विश्व की, क्या भारत की कोई डेमोक्रेटिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या चेंज हो रही है? ये क्या संकेत है? ऐसा है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी में चल ही रहा था, उसके बाद ये संकट आया, इसका स्वाभाविक परिणाम होने वाला है, इससे बाहर निकलने का भी टाइम आएगा। पर जो कल परसों मैंने इंटरनेशनल पेपर्स में भी देखा है, उन सब लोगों ने भारत को बहुत अच्छा सराहा है। भारत इससे बहुत जल्दी बाहर निकलेगा और आने वाले दिनों में भारत लीड करेगा। बड़े बड़े कंट्रीज जिस प्रकार से एक्सपोज हो गई, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जापान हो, इटली हो, ये सब लोगों के तुलना में भारत को लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सराहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आर्थिक संकट भी आएगा तो उसमें भी खड़ा रहने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। सरकार ने आज अलग अलग फ्रंट पर 12 अलग अलग कमिटीज बनाकर, जो फिर एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, डिफेंस हो, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लगाकर ये जो एबनॉर्मल सिचुएशन आई है, इस पर कैसे ओवरकम करना और मात करना और कैसे रास्ता निकालना, इसलिए सरकार भी वचनबद्ध है, संकल्पित है, सरकार काम कर रही है। और मोदी जी के बारे में तो लोगों का रिस्पेक्ट इतना बड़े पैमाने पे बढ़ा है कि दिन रात काम करने वाला आदमी जब वो लोगों के सामने बोलने के लिए आते हैं तो उनका संवेदनशीलता, उनकी मानवीयता और लोगों की चिंता करने का उनका स्वभाव, इससे स्वाभाविक रूप से लोग आश्वस्त है और भारत निश्चित रूप से ये कोरोना के खिलाफ की लड़ाई जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जाजू जी, आपने हमें समय दिया और देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, देश समय संकट में, उस पर बहुत बारीकी से आपने जो विश्लेषण किया वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।